सिंपल है सिंपल है। तो सिंपल है, इतना टेंशन नहीं लेने का। चलो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या क्या पढ़ा लास्ट ईयर? अनन्या से स्टार्ट करते क्योंकि अनन्या मेरी स्टूडेंट थी। यस अनन्या, नाक मत कटाना मेरा। क्या सीखा लास्ट ईयर? कुछ बता ऐसे, क्या कुछ भी बता दे चल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अनन्या झोपली। अनन्या गेली गेली, झोपली। चला, कौन बोलेगा क्या सीखा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लास्ट ईयर? अरे कुछ भी बोलो, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था। हाँ अच्छा, कौन सा अलग अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट था? हम्म वेरी नाइस है, फर्स्ट चैप्टर सब लोग एकदम मस्त पढ़ते हैं, वेरी नाइस। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जुआ, ओके। और इंग्लिश में जरा पेपर में क्या लिखा वो बता दे। ठीक है, और क्या सीखा? व्हाट एल्स डू यू रिमेम्बर? वॉइडेबल होता है, फ्री कंसेंट नहीं होगा तो फ्री कंसेंट में क्या है? नेट इज स्लो, लॉटरी सीखा, ब्रीथ सीखा, वेरी गुड। और फ्री कंसेंट कभी नहीं होते हैं, हाँ। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? ओके, अच्छा। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बाकी लोग भी आंसर दे सकते हैं ऑनलाइन में, खाली अनन्या को फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने का था, बाकी लोग दूसरा क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। बोलिए। क्या है? वेरी गुड, ये सब कुछ पूछने नहीं वाले, मैं ऐसा ही टाइम पास कर रही थी। चलो, नाउ वी विल स्टार्ट विथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, दीज आर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को एक्ट कैसे अप्लाई होगा इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर टू अंडरस्टैंड इज दैट कि जब भी अपन कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं रियल लाइफ में, मैंने ऐसा भर भर के अग्रीमेंट्स बनाए, तो उसमें अपने को कभी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल नहीं आता है। इट इज ऑलवेज अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कि मेरे को कुछ परचेज करना है तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, या इफ आई वांट टू सेल समथिंग तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, शादी करने का है तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। सो ऑल ऑफ दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स, दीज आर ऑल स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अपने को हमेशा जब भी एक्ट अप्लाई करते हैं तो वी हैव टू सी हाउ इट इज एप्लीकेबल टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड हाउ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑल दीज बेसिक थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड लास्ट ईयर, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे भी आएगी, बट दैट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कैसा अप्लाई होता है। Coming to contract of indemnity, I have in my personal experience never ever seen only a contract of indemnity. It is always a indemnity clause that is there in a huge agreement that is there. तो इंडेमनिटी क्या होता है? इंडेमनिटी बेसिकली यही होता है, मेकिंग गुड द लॉस। यू हैव टू रिमेंबर, इंडेमनिटी इज मेकिंग गुड द लॉस। लिखेंगे बाद में, टेंशन मत लो, अभी आराम से बैठ के सुनो। तो ये जो लाइन है ना, वो आपको एग्जाम में लिखना ही है, मेकिंग गुड द लॉस। म्हणजे काय कि अगर मेरी वजह से तेरे को कुछ नुकसान हो गया, इफ आई हैव डन समथिंग, वी हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट नाउ आई हैव डन समथिंग जिसकी वजह से यू आर सफरिंग अ लॉस, देन आई विल इंडेमनिफाई यू। मतलब मैं तेरा जो लॉस हुआ है वो मैं तेरे को उसका पैसा वापस देगी, बिकॉज मेरी वजह से तेरे को खर्चा हो गया। करेक्ट। अपना फ्रेंड्स में भी ऐसा होता है ना कि फ्रेंड का कुछ लिया कैलकुलेटर, टूट गया कैलकुलेटर, तो उसको अभी टूटा हुआ नहीं देंगे, तो उसको मैंने नया कैलकुलेटर दे दिया, उसको बोलते हैं इंडेमनिफिकेशन। आई एम जस्ट मेकिंग गुड द लॉस दैट इज हैपेंड। एक एग्जाम्पल है जो एग्जाम में भी पूछा गया है कि एक बार क्या हुआ, ऐसा स्टोरी बोलते मस्त। एक बार क्या हुआ कि गवर्नमेंट था, उसने जॉब दिया टू मिस्टर ए। मिस्टर ए को जॉब दिया, उसको बोला कि तेरे को ये जॉब करने के लिए मेरे को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, मैं तेरे को 3 साल के लिए, 3 साल ज़्यादा हो जाएगा, 3 मंथ्स के लिए भेज दिया। 3 साल बहुत ज़्यादा है, 3 मंथ के लिए मैं तेरे को यूएस भेज दिया, उधर जाके तू मस्त ट्रेनिंग ले और वापस आने का। अपने को मालूम है इंडिया से कोई भी यूएस गया तो वापस नहीं आता है,
तो उसने एक इंडेमनिटी क्लॉज डाला इसमें। उसने बोला कि अगर तू वापस नहीं आया ऑन दिस पर्टिकुलर डे, से फॉर एग्जाम्पल 2 जुलाई 2022, उसने बोला अगर तू वापस नहीं आया ये दिन पे तो तेरे को मेरे को 50,000 भरना पड़ेगा, या 5 लाख भरना पड़ेगा, 10 लाख भरना पड़ेगा, जो भी है वो लोग पार्टी साथ में बैठ के डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे इट इज अ क्लॉज ऑफ इंडेमनिटी। क्यों इंडेमनिटी? बिकॉज गवर्नमेंट ने अगर तेरे को सिलेक्ट किया, तेरे को जॉब दिया, तेरे को उधर भेजा, तो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है फॉर योर स्टेइंग देयर, फॉर योर ट्रेनिंग ओवर देयर, and the entire process of hiring someone, they have stopped that entire process of hiring someone because हमको भरोसा है कि तुम वापस आएगा। मनी मन तुमको मालूम है मैं वापस नहीं आने वाला है, बट गवर्नमेंट को ऐसा भरोसा है कि तुम वापस आने वाला है। इसके लिए उसने डाला इंडेमनिटी क्लॉज, और उसने बोला कि अगर तुम वापस नहीं आया तो मेरे को लॉस हो जाएगा, एंड अगर मुझे लॉस हो जाता है तो यू विल मेक गुड द लॉस। तो ये कभी ट्रिगर होगा, कभी उसको 50,000 पेमेंट करने का आएगा, जब भी वो वापस आएगा तभी। अगर वो वापस नहीं आया, वो बोला अरे 3 महीना हो गया, अभी मेरे को यूएस मस्त लगता है, ठंडी अच्छा है उधर, मैं उधर ही सेटल होने वाला है, उधर मस्त जॉब मिलने वाला है, तो वो उधर सेटल हो गया एंड वापस नहीं आया, तो उसको लीगली ये 50,000 देना है। अगर वो 50,000 नहीं देता है तो गवर्नमेंट जो है मिस्टर ए के ऊपर केस कर सकता है बेस्ड ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सेइंग दैट यू हैव नॉट मेड गुड द लॉस विच यू हैड प्रॉमिस्ड टू मेक गुड द लॉस। तो इंडेमनिटी जो होता है इज अ सिंपल थिंग, इट इज ओनली सेइंग दैट यू हैव टू मेक गुड द लॉस। उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, सेक्शन 124 क्या बोलता है? अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच, बराबर दिख रहा है ना, वन पार्टी promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself। मतलब मैं प्रॉमिस किया, मैं प्रॉमिसर है मिस्टर ए, मैंने बोला मैं वापस आएगा, लेकिन मैं आया नहीं वापस, तो मेरे ही कंडक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या कोई और पर्सन है जिसकी वजह से ये हो रहा है, अपन एग्जाम्पल देखेंगे, तो इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो खुद से होएगा या किसी और इंसान की वजह से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर पाई, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड आई विल हैव टू मेक गुड द लॉस। अभी क्या हुआ, वो यूएस गया, उधर बाढ़ आ गई, बाढ़ नहीं आती उधर, एवलेंच आया बिकॉज स्नोफॉल हुआ बहुत, और वो उसमें मर गया। तो अभी वो मर गया बिकॉज ऑफ नेचुरल दिस थिंग, एंड ही इज नॉट कमिंग बैक बिकॉज ही डजेंट वांट टू कम बैक, बट बिकॉज वो मर गया उधर, तो इसके लिए अभी वो नहीं आ सकता है। तो क्या उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सबको समझ में आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव? हाँ, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को गवर्नमेंट को 50,000 भरना पड़ेगा। क्यों नहीं भरना पड़ेगा? हाँ, तो यहाँ पे प्रोमिसर या एनी अदर पर्सन, अगर एक्ट ऑफ गॉड होता है, वो पिक्चर था ना अक्षय कुमार वाला एक्ट ऑफ गॉड, ऐसा वो उसमें जीत सकता है, ऐसा होता नहीं है सब। तो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अगर मेरे को लॉस हो गया है, तो इन दैट केस मेरे को इंडेमनिफाई नहीं करना पड़ेगा। सो आई हैव टू इंडेमनिफाई ओनली इफ प्रोमिसर हिमसेल्फ या किसी और की वजह से, कोई अदर इंसान की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने फुलफिल नहीं किया है, देन आई विल हैव टू इंडेमनिफाई। बट अगर गॉड या एक्ट ऑफ गॉड की वजह से कुछ हो गया, विच इज वाई आई हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, देन इन दैट केस आई डोंट हैव टू इंडेमनिफाई। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ second point to remember is that unless the promisee has suffered a loss, he cannot hold the promiser liable on the contract of indemnity। गवर्नमेंट इतने साल से जॉब ले रहा है, तो गवर्नमेंट भी एकदम शाना, उसने ए को भेजा लेकिन साथ में बी को भी भेज दिया कि ये बी, ए नहीं किया तो बी तो आ जाएगा, 2 जन को भेजता हूँ, या उसने किसी और को हायर कर लिया, उसको उधर ही ट्रेनिंग दे दिया इंडिया में कि अगर कल उठ के ये नहीं आया तो मेरे पास ये रहेगा। तो अगर उसने सच्ची में लॉस नहीं सफर किया है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं आएगा। इंडेमनिटी तभी आएगा जब ही एक्चुअल लॉस सफर हुआ है। आपको क्वेश्चन में पूछेगा, ये एकदम ऐसा फेवरेट केस स्टडी लाइन है, क्या बोलता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी दिया है, लेकिन इसको लॉस नहीं हुआ है, तो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आएगा कि नहीं आएगा? तो अपने को ये लाइन याद रखने का कि अगर एक्चुअल लॉस सफर नहीं हुआ है तो इंडेमनिफाई करने का नहीं आएगा। इंडेमनिफाई तभी आएगा जब भी एक्चुअल लॉस सफर होता है, जब भी वो इंसान उधर से आने को ना बोल देता है और वो बोलता है अभी मैं नहीं आऊंगा, जब इसको एक्चुअल लॉस सफर होता है तभी ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आएगा। अभी
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है कि कल उठ के तुम्हारे उधर अगर गोडाउन में आग लग गया या तुम्हारा शिप डूब गया तो हम तुमको इंडेमनिफाई करेंगे, तुमको लॉस के लिए इंडेमनिफाई कर देंगे. अगेन फेवरेट केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने ब्लू में तुमको हाईलाइट करके दिया है. बट लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है. काई को क्यों लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस, उसमें भी पैसा आता है ना, इंसान मरा तो पैसा आता है अपने को. एग्जैक्टली, दैट इज द रीजन कि अपन जब भी फायर इंश्योरेंस में मेरा गोडाउन जला तो आई कैन क्वांटिफाई कि मेरा 10 लाख का सामान गया, 20 लाख का सामान गया, 1 करोड़ का सामान गया. आई कैन क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ लॉस दैट हैज बीन इनकर्ड. इन मरीन ऑल्सो शिप डूब गया तो मेरे को पता है मेरे शिप पे कितना ये था. करेक्ट करेक्ट. तो मुझे पता है मेरे शिप पे कितना सामान था, कितना वर्थ, कितना पैसा था उसका, और अकॉर्डिंगली मैं क्वांटिफाई कर सकती हूँ. बट व्हेन इट कम्स टू लाइफ इंश्योरेंस आई कैन नॉट क्वांटिफाई कि ये इंसान का इतना वैल्यू था, एंड हेंस लाइफ इंश्योरेंस इज समथिंग विच इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, एक लाइन में बोलने का रहेगा तो मेकिंग गुड द लॉस. तो अपने को एग्जाम में पूछेगा तो अपने को ये लाइन तो लिखना ही है कि इंडेमनिटी जो है वो मेकिंग गुड द लॉस है. इसमें दो पार्टी होता है, एक होता है इंडेमनिफायर, एक होता है इंडेमनिफाइड. जो प्रॉमिस करता है कि मैं तुमको लॉस से बचाएगा वो इंडेमनिफायर, अपने केस में मिस्टर ए. एंड जो सेव होता है, प्रॉमिस टू बी सेव्ड अगेंस्ट द लॉस, अपने केस में है गवर्नमेंट. तो ये हो गया तुम्हारा इंडेमनिफाइड. तो यहाँ पे 3 पार्टी होता है, अरे 2 पार्टी होता है, इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिफाइड. ठीक है. तो ये दूसरे एग्जाम्पल्स है विच यू कैन रीड वेन एवर यू आर रीडिंग. अदर देन दैट एवरीथिंग इज कवर्ड हियर. अभी अगर यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, अगर उसको एक्चुअली जाना पड़ा कोर्ट में एंड उसने बोला कि भाई ये ने बोला था आएगा, आया नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था, 50,000 देना था, उसने 50,000 दिया नहीं. अगर जो गवर्नमेंट है, जो इंडेमनिफाइड है, अगर वो कल उठ के केस करता है तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, व्हाट अमाउंट कैन ही रिकवर. एक तो जो 50,000 उसको रिकवर करने का है वो तो कर सकता है. जो केस लड़ने के लिए गया उसका जो कॉस्ट है वो भी वो रिकवर कर सकता है, और अगर इंटरेस्ट या ऐसा कुछ अमाउंट है तो वो भी वो रिकवर कर सकता है. अपने को इंडिया में ऐसा आदत है कि बोलने का कि चल मैं तेरे को कोर्ट में देखेगा. कोर्ट में देखने का इतना ईजी नहीं है. कोर्ट पे तारीख आता है और फिर एंड ऑफ द डे कुछ होता नहीं है. तुम्हारा बहुत पैसा जाता है, तुम्हारा बहुत टाइम जाता है, and it is not a easy process. So if someone actually does a case, and hence that is the reason why you will see that most of the corporates, even though they have their contracts in place, they wait for a huge period of time and they don't want to do a case. Because I have personally done a case in 2015, हाँ 15 में किया, जो अभी तक चल रहा है. तो वो चलता ही रहता है और उसका कुछ एंड आता ही नहीं हो. तारीख पे तारीख, कभी जज नहीं होएगा, कभी एक पार्टी नहीं होएगा, कभी दूसरा पार्टी नहीं होएगा, कभी कोई बीमार हो गया, कोविड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो चलता ही रहता है, तो खत्म नहीं होता है. तो इसकी वजह से एक्ट बोलता है कि जो तुम्हारा कॉस्ट आता है फॉर द लीगल एक्सपेंसेस दैट हैज टू बी बोर्न बाय द पर्सन हु इज डूइंग द केस, उसको जो कॉस्ट इनकर हुआ है वो उसको रिकवर करना है, उसके पास से उसको कलेक्ट करना है. बिकॉज वो ह्यूज एक्सपेंस है. ऑफकोर्स उसमें तुम अलग से क्लेम कर सकते हो कि मेरे को मेंटल ट्रॉमा हो गया. मैंने एक बार आरबीआई में केस किया था, मैं ऐसा टाइम पास के लिए करती रहती हूँ, मेरे को मजा आता है. तो आरबीआई में केस किया था, मेरा कार्ड चोरी हो गया था. कार्ड चोरी हो गया, मैं तभी इट वॉज डिफरेंट. आई वॉज डूइंग माई आर्टिकलशिप, नो आई वॉज इन PWC. ऐसा सैलरी आया मेरे अकाउंट में और ऐसा सैलरी चला गया, मेरा कार्ड कोई लेके गया. तो अभी मैं, तभी कैसा था, अभी कैसा अपने को इंस्टेंट नोटिफिकेशन आता है, तभी आरबीआई का इतना ये नहीं था. तो वो लोग ने क्या किया, 3 दिन के बाद मेरे को मैसेज भेजा. 3 दिन के पहले मेरे को समझ गया मेरा कार्ड नहीं है. मैं ऐसा देखा, घर पे आ रही थी, अरे वॉलेट नहीं है. मेरे को लगा अच्छा चल भूल गई होगी घर पे देखा घर पे भी वॉलेट नहीं है. फिर मैं गई, फ़ोन किया, मैंने बोला कार्ड ब्लॉक करने का है. तो बोलते हैं तुमने कल 40,000 का ट्रांजैक्शन किया है. मेरा हार्ट गया. मैं बोली नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता है तुम. बोलता है नहीं है. फिर उसने मुझे बोला कि ये सब लोकेशन पे किया है. तो मैं सब लोकेशन पे गई और मैंने वो रिसीट लिया, वो जो साइन करते ना, अभी नहीं करते, पहले करते थे. तो वो सब लिया और फिर मैंने उसको बोला कि ये देख मेरा साइन ही नहीं है, मेरे साइन से मैच ही नहीं हो रहा है, लेकिन बैंक HSBC बैंक. उसने बोला नहीं,
उसने प्रोसेस कर दिया ट्रांजैक्शन, तो मैं आरबीआई में एक ओम्बुड्समैन स्कीम होता है जो अपन सीए फाइनल में पढ़ा था, तो अपन नया नया ऐसा सब पढ़ के गए, तो मैंने बोला चलो केस करते हैं। एंड मेरे पास पीडब्ल्यूसी का बैकिंग था, दे वर ऑल्सो सपोर्टिव ऑफ द एंटायर थिंग। एंड तब भी एक आरबीआई की गवर्नर है जो पीडब्ल्यूसी ज्वाइन किया था, शी गेव हर ब्लेसिंग, शी सेड गो अहेड। तो मैंने केस कर दिया, हार गई क्योंकि एचएसबीसी ने पैसा खिला दिया, आई कांट से इट ऑन रिकॉर्ड, बट हाँ ऐसा हुआ, तो मैं हार गई। बट ऐसा किया था। तो मैं क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी? हाँ, तो अभी उसमें इतना खर्चा होता है, लेकिन मैं तो क्या, अपन लॉ पढ़ा है तो ऐसा फ्री में सब अपने अपने कर लिया तो हो गया, बट इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड सो मच टाइम एंड एफर्ट, एंड हेंस इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू डू अ केस। बट ऐसा बोलने में मज़ा आता है, कोर्ट में दिखेगा तो बोलने का ऐसा। तो जो कॉस्ट है वो भी तुम रिकवर कर सकता है उसमें। मैंने, हाँ, आई वॉज सेइंग दिस, कॉस्ट में मैंने क्या बोला था कि मैंने उनको बोला कि मेरे को तुम लोग इतना परेशान किया, मेरा फुल टाइम जॉब है, इतना हेक्टिक है, और उसमें मेरे को घड़ी घड़ी पुलिस के चक्कर, और मैंने तो चोर को भी ढूंढ निकाला, मैं चोर भी निकाला, चोर को पुलिस के पास लेके गई, मैं उसको बोला कि चलो अभी उसके घर पे जाके एड्रेस भी लेके आई, पकड़ो इसको। तो बोलता है मैडम आप साथ चलो। अभी मैं कैसा जाएगी उसके साथ, बोलता है वो घर पे नहीं है, ऐसा ना ऐसा बेल बजा के फोन करके जाओ, मैं आ रहा हूँ तुमको पकड़ने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा सब हुआ ना, उसकी वजह से मेरे को हो गया मेंटल ट्रॉमा, तो मेरे को मेंटल ट्रॉमा का अलग से 50,000 रुपये चाहिए। तो ऑफकोर्स वो देने नहीं वाला है, बट ऐसा मांग सकते हैं, अगर मांगने का है तो कभी कभी दे भी देता है। जैसे जो बड़े बड़े केसेस क्रिमिनल होते हैं उसमें वो लोग मेंटल ट्रॉमा का भी पैसा देते हैं, क्योंकि एक्चुअल मेंटल ट्रॉमा होता है इसके लिए। तो नहीं मिला यार, फिर मैंने कमा लिया ऐसा पीडब्ल्यूसी में बहुत काम कर करके। बट ठीक है, हो गया, अभी चलता है। चलो लिखेंगे। ऐसा बहुत दुख हुआ था मेरे को, क्या कर सकते। लेकिन मैं भी स्मार्ट है, मैंने क्या किया मालूम है, एचएसबीसी का अकाउंट था, एचएसबीसी, फिर जो पार्टनर था ना, ही वॉज वेरी सपोर्टिव, ही सेड ये गलत हुआ है, तो उसने एचएसबीसी को बोला, तो एचएसबीसी को बोला कि तुमने किया है तो तुम रिफंड दे दो इसको, तो 40,000 तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम लोग केस नहीं करेंगे, हम लोग ऐसा ही ट्राई मार रहे थे कि कुछ पैसा किधर से मिल जाएगा, तो ठीक है। तो वो भी उसने ना बोल दिया। एंड उसके बाद हमने क्या किया कि उसने मुझे बोला कि तू सिलेक्ट कर, ऐसा बैंक्स के कार्ड रखे थे, कौन सा बैंक अपने को देना है। तो मैंने जो 5,000 एम्प्लॉयज़ के अकाउंट थे विथ एचएसबीसी, ही ट्रांसफर्ड ऑल ऑफ देम टू एचडीएफसी। तो एचएसबीसी को बहुत गुस्सा आया था, फिर उसने मेरे को क्रेडिट कार्ड में कुछ नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया था, फिर मैंने फिर उसके लिए झगड़ा किया, बहुत हुआ। ठीक है, चलता है। इसके लिए लॉयर्स को कभी वो लोग क्रेडिट कार्ड नहीं इशू करते, ऐसा क्रेडिट कार्ड का फोन आएगा तो बोलने का मैं लॉयर है, वो कभी फोन करेगा ही नहीं। क्योंकि वो लोग को डर लगता है ये लोग फ्री में बैठ जाएंगे केस करने के लिए। मेरे को बहुत मजा आता है ऐसा केस करने को। तुम लोग ध्यान रखो, गड़बड़ मत करो मेरे साथ। अच्छा, हाँ हाँ, बोलो बोलो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब मैंने मिट्टी बाई से लॉ किया ना, तो एंड में सर्टिफिकेट आता है, तो वो मेरे को दिमाग खा रहे थे कि भाई तुमने अटेंडेंस नहीं की है तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो मेरा जो लास्ट का सर्टिफिकेट है ना, वो आया ही नहीं है, तो अभी वो जाना पड़ेगा मुंबई यूनिवर्सिटी, अभी वो इतना पुराना है, वो कब देगा, तो ठीक है, चलता है। हाँ, अरे वो तो मैं पीडब्ल्यूसी से शाम को ऑफिस से लेक्चर अटेंड करने जाती थी, तो भी मैंने रखा था 40। हाँ, वो जितेंद्र चौहान, हाँ, वही सब भाई बहन ही है, वो केलोनी वाले सब भाई बहन है। चलो लिखू, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लिखेंगे। उसके नीचे लिखे, ब्रैकेट में लिखेंगे सेक्शन 124। 124 इधर से। हम्म कभी याद रहेगा तो लिख देने का, कुछ नहीं। अभी उसके नीचे लिखेंगे फर्स्ट बुलेट में, वन पार्टी
promises to save the other. One party promises to save the other. सेकेंड बुलेट में लिखेंगे फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम थर्ड बुलेट में लिखेंगे बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ by the conduct of promiser himself or any other person. अलग कलर पेन से ब्रैकेट में लिखेंगे. अलग कलर पेन है बेग बोरो स्टील. पॉइंट जब भी बुलेट बोलूंगी तो ऐसा लिखने का. फर्स्ट बुलेट ये आपका सॉरी मार्जिन है. ये फर्स्ट बुलेट, सेकेंड बुलेट, थर्ड बुलेट. अगर इनर बुलेट बोला तो अंदर करने का ऐसा. ओके हाँ, अलग कलर पेन से लिखने का. लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ गॉड is not covered. Loss due to accident or act of God is not covered. Loss due to accident or act of God is not covered. पुढे लिहायचं सेकंड, थर्ड, फोर्थ बुलेट है अभी. फोर्थ बुलेट में लिखेंगे existence of loss is necessary. Existence of loss is necessary. Existence of loss को underline करेंगे. Existence of loss is necessary. And promisor not liable under the contract of indemnity promisor not liable under the contract of indemnity if promisee has not suffered a loss. नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे. नेक्स्ट बुलेट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. comma all essentials can be expressed or implied, comma all essentials of a valid contract all essentials of a valid contract to be fulfilled can be expressed or implied, all essentials of valid contract to be fulfilled. नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे. कॉपी करेगा ये केस स्टडी. चल बोलती हूँ. मिस्टर एक्स एग्जाम्पल लिखेंगे. मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट्स, मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट्स with the government to return to India
after completing 3 months of training in USA. 3 months of training in USA. Full stop. If Mr. X fails, to return to India, comma, he will have to reimburse the government. If Mr. X fails to return to India, comma, he will have to reimburse the government, full stop. This is a contract of indemnity. This is a contract of indemnity. टू फास्ट डिक्टेट कर रही हूँ, टू स्लो कि नॉर्मल है? ठीक है. नाउ नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे इंडेमनिफायर. ऐसा टेबल बनाएंगे, टेबल नहीं, इंडेमनिफायर एक बॉक्स बना दो. इंडेमनिफाइड दूसरा बॉक्स, इसके नीचे लिखेंगे मिस्टर ए गवर्नमेंट. उसके नीचे वापस एक ये बॉक्स है, उसमें नीचे लिखेंगे इंडेमनिफायर के नीचे लिखेंगे promises to indemnify, promises to indemnify slash save the other party, promises to indemnify or save the other party from loss. indemnified के नीचे लिखेंगे who is promised to be saved against the loss. who is promised to be saved against the loss. जिसको प्रॉमिस किया है कि लॉस के बचाएगा तो वो गवर्नमेंट है. लास्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस हाइफन करके लिखने का कवर्ड. नीचे लिखने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस हाइफन करके लिखने का नॉट कवर्ड. सिंस वैल्यू कैन नॉट बी असाइंड, नॉट कवर्ड सिंस value cannot be assigned to the life of a person. Not covered since value cannot be assigned to the life of a person. झालं? नेक्स्ट बुलेट लिखेंगे the indemnified / indemnity holder can recover indemnity holder can recover all damages
comma, all cost in bringing the suit, all cost in bringing the suit, and all sums paid under the compromise, and all sums paid compromise. ब्रैकेट में लिखेंगे सेक्शन 125. इसके अलावा भी वो रिकवर कर सकता है. दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी रिकवर्ड बट इट्स नॉट अ एग्जॉस्टिव थिंग. तो मतलब ये नहीं कि खाली यही कर सकता है. अगर और भी कुछ रिकवर करना है, अगर और कोई एक्सपेंसेस पे किया है तो इवन दैट कैन बी रिकवर्ड अंडर द कॉम्प्रोमाइज. मतलब जब भी एंड ऑफ द इसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया ना कि मैं इतना पैसा तेरे को देगा या इतना जो भी है, तो वो सम भी है वो भी रिकवर करना है. ओके अभी नींद आ रहा है कि आगे कंटिन्यू करेंगे? हाँ कि ना? हाँ बोल रहे हैं मतलब नींद. ये देखिए लोग हंस रहे हैं, चाय पीने वाले लोग हैं. ठीक है चलो आगे कंटिन्यू करेंगे. अफसोस तुमको यहाँ पे ही सोना पड़ेगा. ठीक है. नाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. तो ये अपन ने जो पढ़ा है वो इंडेमनिटी है विच इज मेकिंग गुड द लॉस. यू हैव टू रिमेंबर इट्स मेकिंग गुड द लॉस. यहाँ पे सिर्फ दो पार्टीज था, इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिफाइड. अभी आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. मतलब क्या? सिंपल है. तेरे एंड से भी सिंपल है, एकदम सिंपल है. क्या नाम है तेरा? भूल गए. वंश. तेरा नाम क्या है? प्रथमेश. ठीक है. अभी मैं है. ठीक है. वंश आया मेरे पास. वो बोला कि मैम मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मेरे को चाहिए 50,000 रुपीज़. आई सेड बॉस तू अभी तो मिला, 1 घंटे का खाली लेक्चर हुआ, तू मेरे पास आ गया 50,000 रुपीज़. नहीं 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 मैं नहीं दे सकती हूँ तेरे को. प्रथमेश आया मेरे पास. अरे मैम मेरा दोस्त है ये, वो दे देगा आपको पैसा, आप उसको दे दो, वो आपको पक्का रिटर्न करेगा. मैंने बोला नहीं रिटर्न किया तो प्रथमेश और मैं एकदम बचपन के दोस्त है ऐसा एग्जाम्पल में. तो प्रथमेश बोला नहीं नहीं वो करेगा रिटर्न, मेरे को उस पर फुल भरोसा है. तो मैंने बोला ओके वंश ये ले, तू ले ले 50,000 रुपीज़, क्योंकि प्रथमेश ने मेरे को बोला है कि तू पैसा रिटर्न करने वाला है. प्रथमेश इज मैं बचपन का दोस्त. तो प्रथमेश ने बोला और मैंने पैसा दे दिया. लेकिन वंश ने किया डिफॉल्ट. तो उसने किया डिफॉल्ट. डिफॉल्ट किया मतलब उसने पैसा नहीं भरा 50,000. मैं वंश को फ़ोन पे फ़ोन कर रही हूँ, क्लास में भी नहीं आ रहा है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है. मैं बोली गया मेरा 50,000 रुपीज़. प्रथमेश क्लास में आया तो मैंने उसका कॉलर पकड़ा. मैंने प्रथमेश को बोला मेरे को मेरा 50,000 रुपीज़ दे. तूने, मैं नहीं देने वाली थी लेकिन तू मेरा बचपन का दोस्त, तूने बोला मुझे कि दे 50,000 तो दे दिया. अभी गया मेरा 50,000, वो तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, तो तेरे को मेरे को 50,000 देना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोरी अच्छा लगा लेकिन क्या अपन समझना चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. मैं है क्रेडिटर, सबको समझ में आता है क्रेडिटर डेटर. मैं क्रेडिटर है. क्यों क्रेडिटर है? क्योंकि मैंने 50,000 रुपीज़ दिया इसको, ये डेटर बन गया. क्योंकि 50,000 उसको दिया था मैंने. ये जो है प्रथमेश एकदम शाना बना जो, वो है श्योरिटी. सॉरी श्योरिटी क्यों? क्योंकि उसने मेरे को आश्वासन दिया कि मैं पैसा तुमको रिकवर करके देगा, नहीं दिया तो मैं अपने जेब से देगा, ऐसा स्टाइल मारा वो. तो मैं उसके पास लेने को गई तो वो बन गया श्योरिटी. तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. गारंटी में क्या है, अपन बोलते कि तू इसको दे दे, वो तेरे को वापस दे देगा. तू गारंटी देता है ना कि मैं गारंटी देता हूँ कि ये तेरे को पैसा दे देगा या ये तेरा जो भी चीज़ लिया है वो तेरे को रिटर्न कर देगा. तो इसके लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोलते हैं. अपन इंडेमनिफायर इंडेमनिफाइड उधर सिर्फ 2 पार्टी था, करेक्ट. यहाँ पे अपने पास 3 पार्टी है. तो यहाँ पे जो अग्रीमेंट होता है वो ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट होता है. व्हाई इज इट कॉल्ड ट्राईपार्टाइट? बिकॉज हमारे पास 3 पार्टी है. कौन 3 पार्टी है? मैं, वंश और प्रथमेश, 3 जन है. यहाँ पे 3 अग्रीमेंट आ रहे. कौन से 3 अग्रीमेंट आ रहे? सॉरी एक ये दोनों के बीच में, डेटर और क्रेडिटर के बीच में. एक
क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में कि अगर पैसा नहीं आया तो थर्ड अग्रीमेंट कहाँ पे है? करेक्ट, ये जो है वो थर्ड अग्रीमेंट है, इसको अपन रेड करेंगे क्योंकि एक बार प्रथमेश ने मेरे को 50,000 दे दिया, फिर वो वंश के पीछे पड़ेगा, तू कॉलेज में मिल, मैं तेरे पास से 50,000 रिकवर करता हूँ। करेक्ट, सो देर इज अ अग्रीमेंट बिटवीन द डेटर एंड श्योरिटी। गारंटी दिया उसका मतलब ये नहीं गारंटी दिया उसका मतलब ये नहीं कि चल अभी ये मेरे बीएफ पे पैसा भर देगा, वंश बोलेगा अभी मैं पैसा नहीं भरने वाला हूँ। करेक्ट, तो ओनली बिकॉज प्रथमेश ने पैसा भर दिया, वंश बोलेगा चल अभी मैं रिलैक्स रिलैक्स कर सकता हूँ, अभी प्रथमेश ने पैसा भर दिया तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो एक्ट बोलता है कि नहीं, इट्स अ ट्राई पार्टाइट अग्रीमेंट, और जब भी ऐसा अग्रीमेंट एंटर हुआ है तो जो डेटर है जिसने पैसा लिया है और श्योरिटी जिसने उसका अश्योरेंस या गारंटी दिया था, उसने अगर ये पैसा नहीं रिटर्न किया तो वो रिकवर कर सकता है लीगली, वो प्रथमेश उसके ऊपर केस कर सकता है, उसको बोल सकता है कि तू चल कोर्ट में और मेरे को ये पैसा 50,000 दे दे। So there is this third agreement which has been entered into between the debtor and surety, and that is why it's called a tripartite agreement, because यहाँ पे 3 लोग हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट? प्रथमेश और वंश को याद रखेंगे अपन हमेशा के लिए कि ऐसा किया वंश ने प्रथमेश के साथ। ठीक है, सो वी हैव श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर इज नथिंग बट अ डेटर, मतलब वंश, एंड क्रेडिटर अपना है सॉरी मैं है, तू प्रिंसिपल डेटर है, हाँ मैं क्रेडिटर है, सो मैं क्रेडिटर है, तो मैंने जो पैसा दिया है, तो अपने पास 3 पार्टी है, ट्राई पार्टाइट अग्रीमेंट है, एंड इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिकॉज कोई उसको अश्योरेंस दे रहा है। अभी मेरे को ये बताओ कि प्रथमेश जो है इसका लायबिलिटी कब आएगा? करेक्ट, जब तक वंश ने डिफॉल्ट नहीं किया है तो मेरे को लायबिलिटी नहीं आएगा। तो जब भी प्रिंसिपल डेटर जो है उसने डिफॉल्ट किया तभी से जो श्योरिटी है उसका लायबिलिटी स्टार्ट होएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भर भर के तुमको एग्जाम में केस स्टडी पूछेंगे, सो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट करेंगे, बट प्लीज एंश्योर की वो बुक का कवर मस्त है, बट बाद में देखने का। ठीक है ना, तो प्रथमेश जो है वो श्योरिटी है, श्योरिटी है, उसका लायबिलिटी तब आएगा जब भी वंश पैसा नहीं भरता है। जब तक वंश ने पैसा भरा है तब तक श्योरिटी का लायबिलिटी नहीं आएगा। श्योरिटी ने मुझे बोला है मैं 50,000 दे देगा तेरे को अगर वो पे नहीं करता है तो, लेकिन वंश है ना वो ट्राई कर रहा था, अच्छा लड़का है, मेरे को ऐसे शक्ल से अच्छा लगा तो मैं उसको एग्जाम्पल में थोड़ा अच्छा मैन बनाती है। वंश ने क्या किया, मेरे को 20,000 दे दिया, लेकिन 30,000 उसके पास था नहीं क्योंकि उसका स्टाइपेंड खाली 4,000 रुपये था, तो 30,000 उसके पास था नहीं। तो अभी जब ये 20,000 पेड है, 30,000 उसने पे नहीं किया, ये डिफॉल्ट अमाउंट है। श्योरिटी ने मेरे को बोला है मैं तेरे को 50,000 देगी, तो एज अ क्रेडिटर मैं श्योरिटी के पास से 50,000 रिकवर कर सकती है इवन इफ ही हैज पेड 20,000 रुपीज? नो, आई कैन ओनली रिकवर द अमाउंट विच हैज नॉट बीन पेड। लॉजिकल है ना, अभी मैं तेरे को पैसा देगी, तूने मेरे को सामने दे दिया, फिर तेरी फ्रेंड बोलेगी मैं पूरा क्यों दूं, उसने तेरे को दिया है ना, तो वैसा लॉजिकल है कि अगर उसने पे कर दिया है तो जो अमाउंट उसने पे कर दिया है वो पे हो गया है, बाकी का जो अमाउंट है वो मैं रिकवर कर लूंगी। लेकिन वंश नहीं, वंश ने ऐसा नहीं किया, पूरा ही 50,000 का डिफॉल्ट किया। लेकिन तेरा नाम बोल। नितिन, नितिन डर रहा है क्या मेरे को विलन बनाने वाली है ये। नितिन आया, नितिन को वंश को पे करने का था 20,000 रुपीज। वंश बोला मेरे को मत दे, मेरे को हाथ में दिया ना तो मैं ऐसा उड़ा देगा, क्या करेगा वो मैं नहीं बोल रही है। ठीक है, तो नितिन को बोला मेरे हाथ में मत दे, मेरे हाथ में पैसा नहीं रहता, उड़ जाएगा। तो उसने बोला तू मेरी क्रेडिटर को दे दे पैसा। ऐसा किया तो नितिन ने मेरे को 20,000 दे दिया। अभी पैसा मुझे देने का था वंश को 20,000, लेकिन नितिन ने दिया। तो जब भी श्योरिटी मेरे को पैसा दे रहा है तो क्या ये अमाउंट में एडजस्ट कर सकती हूँ? कर सकती, लॉजिकल है, करेक्ट। तो ये अमाउंट अगर कोई मुझे और भी देता है तो भी मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, डेटर प्रिंसिपल डेटर खुद भी दे रहा है तो भी मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, और बाद में जो अमाउंट बच जाता है, आ जाओ,
जो अमाउंट बच जाता है वही अमाउंट है जो मैं प्रथमेश के पास से रिकवर कर सकती हूँ, बाकी का मैं कुछ अमाउंट नहीं कर सकती। थैंक यू भैया। तो दैट इज व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट? क्योंकि अभी अपन इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और नेक्स्ट लेवल के ऊपर केस स्टडी आएगा, तो सबको समझ में आया क्या है? ओके, फर्स्ट लिखेंगे, तब तक मैं चाय पिएगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126। कैन यू रिपीट द लास्ट पार्ट? यस अनन्या, आई कैन। एक बार लिख लो, मैं रिपीट करती हूँ। उसके नीचे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126। गारंटी इज अ प्रॉमिस to pay a debt owned by a third person. Owned, OWNOWED, owned by a third person in case the latter does not pay. और हमारी बुक में हमेशा हमेशा के लिए वंश और प्रथमेश का एग्जाम्पल कॉपी करेंगे। ऐसा सेम चार्ट बनाने का, थोड़ा नीटली बनाओ, इतना गिचड़ी मत करो। रुको मैं बनाती हूँ वापस से। यहाँ पे लिखेंगे खुशबू, पे लिखेंगे वंश एंड प्रथमेश, ठीक है। डेटर, क्रेडिटर, pays 50,000, gives guarantee of 50,000, ये डेटर है ना, उसके नीचे खाली प्रिंसिपल डेटर लिख दो, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज डिफाइंड इन दी एक्ट। लोन जितना दिया है उसकी बताइए, आएगा आगे। अच्छा, टेंशन मत लो, सब है। हो जाएगा तो बोलो हो गया। डन सबका। इज अ डेटर ओनली, प्रिंसिपल डेटर मतलब जो मेन इंसान है, जो डेटर है उसका खाली, इट्स अ टर्मिनोलॉजी, इट्स अ डेटर ओनली। झालं? आगे बोलू? हाँ, तो यहाँ पे ये ब्लू कलर से लिखा, ऐसा मतलब अलग कलर से लिखा, उधर खाली ऐसा एस्ट्रिक करने का और लिखने का ट्राई पार्टाइट अग्रीमेंट। तो अपने को समझा क्यों ट्राई पार्टाइट है, 3 अग्रीमेंट हो रहे हैं।
उसके बाद लिहायचं नेक्स्ट बुलेट में लिखेंगे लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी arises liability of surety arises only on default by the principal debtor. On default by the principal debtor. Liability of surety arises only on default by the principal debtor. तो जब भी principal debtor नहीं पैसा भरेगा तभी surety को भरने का आएगा. उसके नीचे लिखने का the creditor may choose to proceed directly, may choose to proceed directly against the surety, may choose to proceed directly against the surety even if the PD, principal debtor, PD लिखने का सब जगह पे, even if the PD has not been sued, even if the PD has not been sued or is omitted from being sued, or is omitted from being sued. म्हणजे असं की अगर मुझे केस करना है, मैं ऐसा, मेरे को केस करने में मजा आता है, मैंने तुम लोग को बोला जो के ऐसा सबको बोलना मत, हाँ, तो अगर मुझे केस करने को मजा आता है तो मैंने बोला ये प्रथमेश बचपन का दोस्त है तो क्या है, मैं इसको कोर्ट में लेके जाएगी, तो मैंने डायरेक्टली केस किया प्रथमेश के ऊपर एंड आई डिड नॉट इवन डू अ केस ऑन वंश, मैंने उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया और मैं डायरेक्टली गई प्रथमेश के पास कि चल तू श्योरिटी है तो तू मेरा 50,000 रुपये दे दे. तो एक्ट बोलता है कि जब भी क्रेडिटर का पैसा नहीं आता है तो ही कैन ईदर सू द प्रिंसिपल डेटर और ही कैन सू द श्योरिटी और ही कैन सू बोथ ऑफ देम, बट उसके पास ये भी राइट है कि वो खाली श्योरिटी को ही करेगा सू. वो बोलेगा कि तू मेरा पैसा दे दे, मेरे को प्रिंसिपल डेटर से कोई लेना देना नहीं, बिकॉज आई डोंट नो हिम, तेरे गारंटी के भरोसे मैंने पैसा दिया था. So in that case I can directly sue the surety if I want to. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में अलग कलर पेन से लिखेंगे this implies that the liability of surety, this implies that the liability of surety is coextensive. और अंडरलाइन करने का, कॉपी इधर से करने का, स्पेलिंग नहीं आता है तो coextensive with that of the principal debtor. ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा. मैंने जब भी तुमको बोला कि वंश ने मेरे को 20,000 रुपये दे दिए और फिर बैलेंस अमाउंट ही मैं रिकवर कर सकती हूँ, तो उसका लायबिलिटी को एक्सटेंसिव है विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. मतलब ये लिख लो, फिर समझाती हूँ. बोलू, हो गया लिख के. उसका मतलब ये कि जो अमाउंट प्रिंसिपल डेटर नहीं भरता है अनन्या के लिए, बिकॉज उसको चाहिए था लास्ट पार्ट रिपीट करे, जो अमाउंट प्रिंसिपल डेटर नहीं पे करता है
श्योरिटी का लायबिलिटी उतना ही लिमिटेड रहेगा, उसको 50,000 का भले दिया हो गारंटी, बट अगर 20,000 ऑलरेडी पे कर दिया है तो ओनली 30,000 का उसका लायबिलिटी होगा, फुल 50,000 का लायबिलिटी नहीं होगा। ऑल्सो अगर उसने खुद से नहीं पे किया, ये लास्ट पार्ट था अनन्या फॉर यू, उसने खुद से नहीं पे किया है, वंश बोला पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन नितिन बोला मेरे पास 20,000 है, उसने बोला कि अरे मेरे हाथ में मत दे, तो उसने आके मेरे को 20,000 दे दिया। तो अगर उसने खुद से नहीं पे किया लेकिन उसने फंड्स अरेंज किया है किसी के पास से, तो श्योरिटी का लायबिलिटी उतना अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज क्रेडिटर को वंश के बिहाफ पे उतना पैसा चला गया, भले वंश ने पे किया हो या नितिन ने पे किया हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज कि श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर का जो लायबिलिटी है वो को एक्सटेंसिव है। को एक्सटेंसिव वाला जो लाइन लिखा है उसके ब्रैकेट में सेक्शन 128 लिख के रखो। तो उनका लायबिलिटी जो है वो को एक्सटेंसिव है, मतलब कि दोनों को मिल के अमाउंट क्रेडिटर को भरने का है। तो जितना प्रिंसिपल डेटर ने भर दिया उतना भर दिया, नहीं भरा तो श्योरिटी उतना बैलेंस भरेगा। अगर प्रिंसिपल डेटर ने पूरा ही अमाउंट नहीं भरा है तो श्योरिटी फुल अमाउंट पे करेगा। तो दोनों का जो लायबिलिटी है इज को एक्सटेंसिव। ठीक है। नाउ दो टाइप का गारंटी होता है, एसेंशियल्स पढ़ेंगे बट दो टाइप का गारंटी होता है। ये फर्स्ट टाइप का गारंटी है। क्यों ये फर्स्ट टाइप का है? दो टाइप का कौन सा गारंटी? एक है स्पेसिफिक गारंटी, इसके ऊपर क्वेश्चन तुमको आएगा। स्पेसिफिक गारंटी के ऊपर नहीं, कंटिन्यूइंग गारंटी। वन क्वेश्चन शॉर्ट एग्जाम में आने ही वाला है। ठीक है। सो ये है स्पेसिफिक गारंटी। क्यों स्पेसिफिक गारंटी है? 50,000 दिया, 50,000 का गारंटी है, 50,000 3 महीने में देने का था, उसने नहीं दिया, सबने मिलके पैसा भर दिया, तो ये एक स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए ये गारंटी दिया गया है, हेंस इट इज अ स्पेसिफिक गारंटी। सेकेंड जो होता है, जो स्पेसिफिक अमाउंट के लिए नहीं है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। बताएगी तो उसका लायबिलिटी डिस्चार्ज होएगा। बताती है कैसा। अभी कंटिन्यूइंग गॅरंटी आहे। कंटिन्यूइंग गॅरंटी म्हणजे काय की मैं टी शर्ट्स बेचती है, टी शर्ट्स बना के बेचती है, और वंश जो हमारा विलन है और ये प्रथमेश है जो एकदम मालदार पार्टी है, बिकॉज उसने गारंटी दी है 50,000 का। अभी वंश क्या बोला कि मैं तुम्हारे पास से ना एवरी मंथ टी शर्ट लेगा वर्थ ₹10,000 तुमको देगा ऑन क्रेडिट, 30 डेज क्रेडिट देने का, उसके बाद में तुमको पैसा वापस करेगा। तो उसने बोला मैं अप्रैल में लेगा, मई में लेगा, जून में लेगा। मैंने बोला वंश मैं तो तेरे को जानती नहीं है, ऐसा कैसा मैं तेरे को 10,000 का क्रेडिट मंथली बेसिस पे देगी। प्रथमेश मैं बचपन का दोस्त केम, डोंट वरी, अगर उसने पैसा नहीं दिया तो मैं पैसा दे दूंगा, तो तुम एवरी मंथ उसको क्रेडिट पे देते जाओ। मैंने बोला ओके, मेरा फ्रेंड बोल रहा है तो दे देती हूँ। तो मैं ऐसा एवरी मंथ उसको पैसा देती गई। लेकिन जुलाई के मंथ में एक बार बहुत बारिश हो रही थी और प्रथमेश को हेल्प चाहिए थी, उसको छाता चाहिए था, लेकिन वंश ने छाता शेयर नहीं किया, उसकी वजह से दोनों के बीच में हो गई दरार। उप्स, दरार, यहाँ पे आ गई दरार। प्रथमेश भड़क गया, मैं गीला हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मेरा इज्जत का भाजीपाला हो गया, तो अभी मेरे को ऐसा नहीं चलेगा। वो आया मेरे पास, मैम इसको छोड़ दो, इसको अभी कुछ देना मत, उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन मत करना, आई एम रिवोकिंग माई गारंटी। म्हणजे वो बोला अभी मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मेरे को श्योरिटी नहीं बनने का है, वो आज से मेरा दोस्त नहीं है, मेरा बहुत नाक कटिंग हुआ है। मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम। तो ये दिन से गारंटी रिवोक हो गई, लेकिन तब तक मैं और वंश एकदम मस्त फ्रेंड्स बन गए थे। तो मैंने बोला नो प्रॉब्लम वंश, वी आर स्टिल फ्रेंड्स, तुम्हारा भले झगड़ा हुआ हो, ये ले 10,000। सितंबर में ट्रांजैक्शन किया, ये ले 10,000, क्योंकि अभी हम लोग मस्त फ्रेंड्स बन गए थे, तो मैं उसको क्रेडिट पे देते गई। यहाँ पे गारंटी रिवोक हो गया है, जुलाई में बारिश के सीजन में गारंटी रिवोक हो गया है, लेकिन यहाँ पे मैं उसको देती गई क्रेडिट, क्योंकि अभी वंश इज ऑल्सो माई फ्रेंड, प्रथमेश इज ऑल्सो माई फ्रेंड, तो मैंने बोला कि नो प्रॉब्लम आई विल गिव यू मनी। अभी वंश आदत से मजबूर किया उसने डिफॉल्ट, भरने का था कितना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,000, भरा कितना पेड
खाली 20,000, बाकी का 50,000 खा गया। अभी इसने गारंटी रिवोक किया है तो अभी मेरे को पैसा चाहिए, तो किसी के ऊपर तो ब्लेम डालना पड़ता है, ऐसा पैसा नहीं आया तो मैं किसके पास जाऊंगी, क्या करेंगे। एक्ट बोलता है कि अगर कंटिन्यूइंग गारंटी है, मतलब बोला है कि मंथ ऑन मंथ ट्रांजैक्शंस करते जाओ एंड उसके लिए गारंटी है, तो जब तक गारंटी रिवोक नहीं होता है तब तक जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जब तक वो लोग दोस्त थे, ये जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं इसके लिए श्योरिटी विल बी लायबल, क्योंकि तभी ये दोस्त थे, तभी उसका गारंटी था। एक बार उसने रिवोक कर दिया है, उसके बाद अगर मैं फिर भी ट्रांजैक्शंस करती हूं तो श्योरिटी नॉट लायबल। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस पे केस स्टडी। वापस से समझाती हूँ कि कंटिन्यूइंग स्पेसिफिक गारंटी अपने को मालूम है, एक सिंगल अमाउंट है, उसने बोला ये 50,000 दे दे, वो एक ट्रांजैक्शन था, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस है, कंटिन्यूइंग है हमारे बीच में ट्रांजैक्शन, एंड हेंस वो बोलता है कि जब तक गारंटी रिवोक नहीं किया है तब तक जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके लिए श्योरिटी विल बी लायबल। बट एक बार उसने बोल दिया कि आज के बाद मैं इसका श्योरिटी नहीं हूं, मैं इसका गारंटी नहीं देता हूं, अगर उसके बाद भी मैं ट्रांजैक्शन करती हूं तो इन दैट केस श्योरिटी इज नॉट लायबल, बिकॉज उसने बोला है कि अभी मैं नहीं करूंगी। तो ये जो 50,000 है उसमें से 20,000 जो है वो तो मेरे को प्रथमेश देगा इवन आफ्टर द दरार, और बाकी का जो है मैं वंश के ऊपर केस करेगी और उसके पास से पैसा रिकवर करेगी। समझ में आया? सबको समझ में आया कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है और स्पेसिफिक गारंटी क्या होता है। स्पेसिफिक गारंटी जो है ना, वो मुझे अगर रिवोक करना है तो मैं कभी रिवोक कर सकती हूँ, पैसा देने के पहले रिवोक कर सकती है। एक बार स्पेसिफिक गारंटी में पैसा दे दिया फिर मैं उसको रिवोक नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पैसा चला जा चुका है। कंटिन्यूइंग गारंटी में मैं कभी भी रिवोक कर सकती हूँ, लेकिन जब तक मैं थी उसका श्योरिटी तब तक के जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए श्योरिटी लायबल रहेगा। एक बार उसने रिवोक कर दिया उसके बाद के ट्रांजैक्शन के लिए वो नहीं लायबल रहेगा। ठीक है, सबको समझा? किसी को डाउट? दरार हो गया। हाँ, उसने एक बार रिवोक, नो, बिकॉज उसने रिवोक कर दिया, उसने बोला ना आज के बाद हमारा रिश्ता नहीं है, तो तुम उसको देगा तो मैं गारंटी नहीं देता है। समझा? एक बार रिवोक कर दिया, भले अग्रीमेंट कुछ भी हो, एग्जाम में तुमको ऐसा पूछेगा कि प्रथमेश ने बोला था कि मैं 1 लाख तक का उसका श्योरिटी है, ट्रांजैक्शन हुआ, जुलाई में दरार आया, तब तक ऑलरेडी 40,000 हो चुका था, तो अभी कितने के लिए श्योरिटी? उसके बाद उसने और 30,000 के ट्रांजैक्शन किए, तो इसमें श्योरिटी कितने के लिए लायबल रहेगा? वैसे तो 1 लाख के लिमिट के अंदर ही है, बट रिवोक करने के पहले जो ट्रांजैक्शन हुए उसी के लिए वो लायबल रहेगा, एंड नॉट फॉर एनी फर्दर ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन वाले सबको समझा? यस, ओके, लिखेंगे थोड़ा। तो पहले 20 दे दिया ना उसने, तो जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है फीफो के बेसिस पे मैं अरेंज करेगी उसको, तो 20,000 आ गए, तो तेरे 20,000 आ गए यहाँ पे। मैंने बोला अच्छा चल, अप्रैल का 10 आ गया, मई का 10 आ गया, 20 उसने भर दिया, फिर भी उसके बाद 50 का डिफॉल्ट है, तो ये 20,000 तेरा और 30,000 ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वैसा वो मैं ब्रेकअप करेगी। आएगा, आएगा, वो भी आएगा कि अगर नहीं, अपन ने ये लास्ट ईयर भी तुम लोग ने पढ़ा था ना, पढ़ा है ना? हाँ, कि अगर स्पेसिफाई किया है, कौन से इसमें था तुम लोग को? हाँ, सेल ऑफ गुड्स में पढ़ा था, याद है? सेल ऑफ गुड्स ऑल्सो इज अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर मैंने स्पेसिफाई किया एलोकेशन ऑफ बिल, याद है? थोड़ा जोर लगाओ बुद्धि पे। याद आया? अगर मैंने बोला है कि ये इनवॉइस के सामने मुझे पैसा करना है, तो वो इनवॉइस के सामने वो पैसा एडजस्ट होगा,
लेकिन अगर नहीं स्पेसिफाई किया है, हाँ अगर नहीं स्पेसिफाई किया, करेक्ट, वेरी नाइस, अगर नहीं स्पेसिफाई किया है तो फिर वो जाएगा टूवर्ड्स द फर्स्ट आउटस्टैंडिंग एंड फिर अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट होगा, करेक्ट. तो सेम लॉजिक वील अप्लाई हियर. लिहूया. टाइप्स ऑफ गॅरंटी. फर्स्ट है, ऐसा दो पार्ट कर दो, एक काम करो, टाइप्स ऑफ गारंटी लिखा, उसके नीचे से दो कर दो. एक साइड पे लिखेंगे स्पेसिफिक गारंटी, दूसरी साइड पे लिखेंगे कंटिन्यूइंग गारंटी. थियोरी में दोनों के बीच का डिफरेंस कैन बी आस्क्ड, बट कंटिन्यूइंग गारंटी के बाजू में एक ऐसा स्टार मार्क करने का रेड पेन से लिखने का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी क्वेश्चन. जाना इनका मारा मारी, कल से लेके आओ अलग अलग पेन. स्पेसिफिक गारंटी के नीचे लिखेंगे गारंटी एक्सटेंड्स टू अ, अलग कलर पेन से, सिंगल डेट स्लैश स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन. गारंटी एक्सटेंड्स टू अ सिंगल डेट स्लैश स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन. सेकेंड बुलेट स्पेसिफिक में लिखेंगे once the debt is repaid, once the debt is repaid, comma, surety's liability is, surety's liability comes to an end. Once the debt is repaid, surety's liability comes to an end. थर्ड पॉइंट लिखेंगे surety can revoke, surety can revoke the guarantee before the transaction is made. Surety can revoke the guarantee before the transaction is made. नेक्स्ट साइड पे लिखेंगे कंटिन्यूइंग गारंटी के नीचे फर्स्ट लिखेंगे गारंटी एक्सटेंड्स टू, अलग कलर पेन से, और सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस. गारंटी एक्सटेंड्स टू, इतना बड़ा पेंसिल बॉक्स लेके आया, उसमें पेन नहीं है तो क्या है, शिव होगा, कोई है एक्स्ट्रा उसको दो. हाँ, वो दोनों मारा मारी कर रहे पेन के लिए. गारंटी एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस सेकेंड पॉइंट पे लिखेंगे श्योरिटी कैन रिवोक the guarantee at any time. Surety can revoke the guarantee at any time. And
his liability ends for all future transactions between the creditor and PD full stop, अलग कलर पेन से लिखेंगे, however PD, however the surety continues to be liable for all transactions entered into before the revocation of guarantee. ये वाला एग्जाम्पल तुमने ऑलरेडी कॉपी किया है, ऊपर वाला, वहाँ पे खाली अलग कलर पेन से ये फर्स्ट पार्ट जो कॉपी किया ना, ऊपर खाली लिख दो अलग कलर पेन से स्पेसिफिक गारंटी, एंड नीचे दूसरा कॉपी करेंगे, ये वहाँ पे लिखेंगे कंटिन्यूइंग गारंटी. सॉरी, कॉपी, ये सेकंड वाला है, उसको हेडिंग दो कंटिन्यूइंग गारंटी एंड कॉपी करो.
डन। अच्छा, लास्ट पार्ट करेंगे आज के लिए। बघूया, तो फिर गारंटी नहीं आएगा ना एग्जाम्पल में। तेरे को मैं अच्छा बनाएगी, डोंट वरी, अपन प्रथमेश को विलन बनाते नेक्स्ट टाइम। चलो, नेक्स्ट इज एसेंशियल्स ऑफ गारंटी। हमेशा याद रखने का, कोई भी चीज़ का एसेंशियल पूछेगा तो हमेशा वो डेफिनेशन से ही आता है। तो अपना जो डेफिनेशन है वो याद रखने का कि क्या बोलता है, और उसी में से गारंटी का या कोई भी चीज़ है, बेलमेंट है, प्लेज है, जो भी करेंगे उसका एसेंशियल्स वहाँ से ही आएगा। गारंटी के लिए क्या क्या एसेंशियल है? फर्स्ट बोलता है कि तुमको प्रिंसिपल डेट चाहिए। अगर मैंने लोन ही नहीं दिया होता तो वो मुझे गारंटी देता ही नहीं था। तो अगर लोन है तो गारंटी है। कंसिडरेशन, इधर कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन एसेंशियल है, अपने को सबको मालूम है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर कर सकते एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। क्या है? कभी कंसिडरेशन क्या? चैरिटी, वेरी गुड। फिर वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। बेलमेंट, यस। एजेंसी, वेरी गुड, वो भी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। कैसा कैसा अब भी एग्जाम दिया तुम लोग। ठीक है। सो कंसिडरेशन जो है इज वेरी एसेंशियल इन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। कंसिडरेशन होना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन नहीं है, राइट? देयर इज नो, यू आर नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग। तो यहाँ पे एक्ट बोलता है कि जो अमाउंट इसने मुझे प्रॉमिस किया है टू पे, that amount itself will be considered as consideration. So that is the consideration in this particular contract, and hence it's a valid contract because consideration here is the amount which has been promised by the surety or the principal debtor जो मुझे वो repay करने वाला है. So that is the amount of consideration. थर्ड बोलता है लायबिलिटी होना चाहिए। ऑफ कोर्स लायबिलिटी है, अगर उसने पूरा पैसा मुझे भर दिया होता तो गारंटी का सवाल ही नहीं होता, तो मैं प्रथमेश को फोन भी नहीं करती। लायबिलिटी है, उसने मुझे पैसा नहीं पे किया है, एंड बिकॉज देयर इज अ लायबिलिटी एंड हेंस आई एम गोइंग टू प्रथमेश एंड आई एम सेइंग कि अच्छा चलो अभी जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो अपन ये करते हैं क्योंकि यू विल हैव टू नाउ पे मी बिकॉज ही हैज नॉट पेड। सो एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी इज समथिंग दैट इज नेसेसरी। नो मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। गारंटी दिया उसने, लेकिन उसने कंसील किया। हम लोग दोनों ने ट्रांजैक्शन एंटर किया था, मैंने और वंश ने, बट अगर उसमें हम लोग ने कोई भी मटेरियल फैक्ट कंसील किया है या कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है तो देन इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी जो है उसको सब पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि श्योरिटी को पता नहीं था, मैं एसी लेने को गई, मैंने एसी वाले को बोला कि मेरे को कॉपर वायर वाला एसी चाहिए, लेकिन इसने मेरे को दिया एल्यूमिनियम वायर वाला एसी। अभी वंश को और प्रथमेश को दोनों को पता नहीं था कि ऐसा एल्यूमिनियम वायर वाला एसी दे दिया है। तो इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बिकॉज मैंने क्लियरली बोला है कि मेरे को कॉपर वायर वाला एसी चाहिए, बट तुमने मटेरियल फैक्ट है, बिकॉज आई हैव आस्क्ड यू फॉर अ पर्टिकुलर थिंग इन द प्रोडक्ट दैट आई एम परचेसिंग, इट्स अ मटेरियल फैक्ट। तो अगर मटेरियल फैक्ट है और अगर तुमने वो कंसील किया है या मिस रिप्रेजेंटेशन किया है तो इन दैट केस it will not be considered to be a valid guarantee and the surety is discharged। वो बोलेगा अभी कुछ नहीं कर सकता है। वंश पैसा नहीं दिया तो प्रथमेश भी चिल करेगा बिकॉज उसका liability discharge हो गया। now he is not supposed to pay anything because I have concealed material facts pertaining to the transaction। so material fact अगर it's an important point, इस पे भी केस स्टडीज आते हैं कि अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन है और वो मैंने छुपाया है उसमें कुछ या मिस रिप्रेजेंट किया है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है तुमको, देन इन दैट केस द श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हेन द श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज, बट दिस इज वन ऑफ देम। राइटिंग में होना जरूरी नहीं है। प्रथमेश ने और मैंने कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं किया, ऐसा ओरली फोन पे बोला तो भी चलता है। तो राइटिंग में है तो अच्छा है। कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं जहाँ पे गारंटी होता है दे आर ऑलवेज इन राइटिंग, बट द अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में नॉट नेसेसरीली बी इन राइटिंग एंड ओनली बिकॉज इट्स अ ओरल कॉन्ट्रैक्ट। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया। वो बोलेगा मैंने तेरे को किधर लिख के दिया था क्या 50,000 देगा? नहीं दिया था, लेकिन तूने बोला ना, वो क्या जुबान की कीमत समझना। ठीक है। देन ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटी।
अभी नया ट्रांजैक्शन करेंगे। अदर को श्योरिटी मालूम है सबको, था ना? 42, 43, 44 था ना? याद है कि नहीं? अरे रे कैसा। अच्छा ठीक है, चल मैं समझाती। ये मैं खुशबू है, ये हमारा वंश है, ये प्रथमेश है। बताती। अभी मैंने उसको 50,000 दिया, लेकिन प्रथमेश जो है ना वो रिस्क अवर्स है, मतलब वो ऐसा फटाक से गारंटी नहीं देता है। वो बोला ना मैं ऐसा फटाक से नहीं देगा। नितिन भी आया, अरे मैम दे दो, हम लोग का दोस्त है। दोनों ने मेरे को बोला चलो मैम दे दो दे दो, बहुत फोर्स किया। मैंने बोला चल दोनों बैठे सब साथ में तो फ्रेंड्स है तो दे देती हूँ, तो मैंने पैसा दे दिया। वंश ने एज यूजुअल डिफॉल्ट किया और मुझे 50,000 नहीं दिए। अभी अगर को श्योरिटी है, मतलब ये श्योरिटी है, तो ये को श्योरिटी है उसके साथ में है, मतलब मैं भी श्योरिटी दिया, दोनों एकदम ऐसा ये हो क्या है कि मैं दे दूंगा ये पैसा दे देगा, लेकिन वंश पे भरोसा नहीं था तो वंश ने पैसा नहीं दिया। अभी को श्योरिटी जो है, दोनों जन जिन लोग ने श्योरिटी दिया है, जो लोग ने अश्योरेंस दिया है, जो लोग ने गारंटी दिया है, दोनों भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो प्रथमेश मुझे तब तक पैसा नहीं देगा जब तक नितिन उनको ज्वाइन नहीं करता है, क्योंकि ज्वाइनिंग ऑफ को श्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। तो जो जिसने प्रॉमिस किया है वो लोग साथ में आके मेरे को पैसा देंगे। लेकिन सपोज मेरा मन हुआ, मैंने बोला नितिन को तो मैं आज ही मिली, 2 ही घंटा हुआ है, तो मैंने प्रथमेश मैं बचपन का दोस्त उसको बोला मेरे को फुल 50,000 दे दे। तो उसने मेरे को बोला चलो मैम अपना तो बचपन का रिलेशन है, 50,000 दे देता हूँ। तो प्रथमेश ने मेरे को फुल 50,000 दे दिया। तो नितिन बोलेगा आई कैन चिल, नवी मेरे को पैसा नहीं देने का है, तो 50,000 वंश के पास से रिकवर कर। एक्ट बोलता है ऐसा नहीं, अगर 50,000 प्रथमेश ने पूरा दिया है तो दोनों को इक्वली स्प्लिट करना है अमाउंट। सो नितिन विल हैव टू पे 25,000 टू प्रथमेश, अनलेस, ये वापस भी रिवाइज करेंगे, ये खाली एग्जाम्पल्स दे रही हूँ तुम लोग को। अनलेस जब भी मेरे को वो लोग ने गारंटी दिया था, प्रथमेश मैंने बोला रिस्क कवर से, वो बोला मैं ऐसा एकदम 50 का गारंटी वंश का नहीं दे सकता हूँ, मैं सिर्फ 20 का दे सकता हूँ, उतना ही भरोसा है मेरे पे। नितिन ऐसा गपचुप बैठा रहा, वो कुछ बोला नहीं कि कितना अमाउंट है। फिर 50,000 डिफॉल्ट किया वंश, तो प्रथमेश का लायबिलिटी इक्वल नहीं होगा, बिकॉज ही हैज रिस्ट्रिक्टेड हिज लायबिलिटी टू ₹20,000। सो अगर ऐसा रिस्ट्रिक्ट करता है कोई कोश्योरिटी तो उसका इतना ही लायबिलिटी आएगा, अगर नहीं रिस्ट्रिक्ट करता है तो दोनों इक्वली करेंगे। यहाँ पे बिकॉज एक कोश्योरिटी ने बोल दिया है कि मैं सिर्फ 20,000 देने वाला हूँ, तो जो गपचुप बैठा वो 30,000 देगा। तो ऐसा श्योरिटी बनेगा तो अमाउंट बोलने का कि मैं इतना ही खाली गारंटी दे सकता हूँ। समझा? तो ये बोलते हैं कोश्योरिटी। कोश्योरिटी वापस अपन पढ़ेंगे, दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज कि ऐसा हो सकता है। तो क्या क्या एसेंशियल्स है? फर्स्ट है कि डेट होना चाहिए, डेटर है, पैसा दिया है और उसने पैसा नहीं दिया है मुझे वापस, लायबिलिटी है, इसकी वजह से प्रिंसिपल डेट होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी होना चाहिए, ये दोनों चीज होना चाहिए। कंसिडरेशन होना ही चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होगा तो नहीं चलेगा। तो कंसिडरेशन क्या है? जो अमाउंट हम लोग ने ट्रांजैक्ट किया है, जो श्योरिटी ने अश्योर किया है, दैट इज द कंसिडरेशन अमाउंट। राइटिंग में होना जरूरी नहीं है, तुम्हारा ऐसा ओरल कॉन्वर्जेशन होएगा तो भी होगा। एंड को श्योरिटी जब तक ज्वाइन नहीं करेगा तब तक पैसा देने को नहीं आएगा। को श्योरिटी का अलग से डिटेल में वापस भरेंगे, बट ज्वाइनिंग ऑफ को श्योरिटी, अगर को श्योरिटी है तो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड दैट अदर को श्योरिटी हैज टू ज्वाइन। एंड द लास्ट पार्ट इज कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन होता है या कंसीलमेंट होता है और श्योरिटी को कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, और अगर ऐसा कंसीलमेंट हुआ है, तो इन दैट केस श्योरिटी का लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गया, मतलब कि उसको कुछ अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगा अगर वंश ने 50 नहीं पे किया, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ऐसा कोई मटेरियल फैक्ट है जो मेरे पास से कंसील किया है। लिखेंगे? श्योरिटी भी मेरे को पैसा देगा ना, अगर वो पैसा नहीं भरता है तो उसका भी कंसिडरेशन हो गया, और अगर वो मुझे पैसा भरता है तो उसको डेटर के पास से रिकवर करना है, तो तीनों के बीच में कंसिडरेशन हो जाएगा। हाँ
तो मटेरियल फैक्ट कंसीलमेंट नहीं है, बट वो तेरा अलग से सेल ऑफ गुड्स में जाएगा. दैट विल बी अ डिफरेंट केस. इट विल नॉट बी कवर्ड एज कंसीलमेंट. श्योरिटी विल नॉट बी डिस्चार्ज बिकॉज ही हैज नॉट. कंसीलमेंट कब होता है? जब भी मैं जानबूझ के कंसील करती हूँ, राइट? मतलब मैं छुपा रही हूँ, छुपा नहीं रही हूँ, भूल से हो गया है, मुझे पता नहीं था, तो नहीं. तो देन श्योरिटी विल बी लायबल, तो उसको 50,000 भरने का है. हाँ, क्या डिस्क्रिप्शन? सॉरी. हाँ, वहाँ पे उसने ऑलरेडी बोला है ना एज अ बायर कि मुझे ये स्पेसिफिक चाहिए. इफ द सेलर इज नॉट गिविंग तो केवे टेम्पटर विल नॉट बी एप्लीकेबल एंड हेंस वहाँ पे वो उसको सू कर सकता है. लिखेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ गारंटी. Harshika, why do you think consideration is flowing from third party? Principal debt हाइफन करके लिखेंगे. Without the existence of without the existence of a principal debt, there can be no valid guarantee. Second point, consideration उसमें लिखेंगे हाइफन करके the amount received the amount received by the principal debtor is sufficient consideration for giving the guarantee. उसके नीचे इनर बुलेट में लिखेंगे प्रिंसिपल डेटर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. प्रिंसिपल डेटर पीडी लिख सकते हो, पूरा मत लिखो हर बार. इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हाइफन गारंटी वैलिड सेकेंड इनर बुलेट लिखेंगे वैलिड. सेकेंड इनर बुलेट लिखेंगे श्योरिटी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. श्योरिटी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हाइफन गारंटी वॉइड. कोई समझाएगा मेरे को इसका मतलब क्या है? एक बार 1 मिनट सोचो तुम लोग, तब तक मैं हर्षिका को. हाँ, अनुज, द फर्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल डेटर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हाइफन गारंटी इज वैलिड एंड श्योरिटी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हाइफन गारंटी इज वॉइड. हर्षिका, यहाँ पे क्रेडिटर इज नॉट गिविंग एनीथिंग टू द श्योरिटी बट द गारंटी श्योरिटी विल रिपे द अमाउंट टू द creditor. तो creditor is giving the amount to principal debtor and that is a valid consideration because it is a tripartite agreement. तीनों के बीच में ये contract हुआ है and hence that consideration, that amount given by creditor to the principal debtor is a valid consideration for the surety to give the guarantee. I hope I have answered your question. हाँ, क्या हुआ, क्या बोला प्रिंसिपल डेटर का? क्यों ऐसा बोला? इनकॉम्पिटेंट है तो वैलिड, ये इनकॉम्पिटेंट है तो वॉइड. incompetent, then surety will pay the creditor. But if the surety is incompetent, then who will pay the करेक्ट, creditor? करेक्ट,
करेक्ट, तो इनकॉम्पिटेंट कब होएगा? करेक्ट करेक्ट, तो वो क्या बोलता है कि अगर मैंने बोला कि मेरे को माइनर को पैसा नहीं देने का है, वंश तू 18 साल का है, हो गया, अच्छा ठीक है, वंश सपोज 14 साल का है, मैंने उसको फिर भी पैसा दिया तो यहाँ पे वो माइनर है, तो अगर माइनर को मैंने पैसा दिया है, मैं नहीं देने वाली थी, लेकिन प्रथमेश बोला वो माइनर है तो भी मस्त कमाता है, वो पैसा तुमको वापस देगा, तो यहाँ पे उसने मुझे गारंटी दिया है, इसके लिए वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर प्रिंसिपल डेटर जो है वो अगर माइनर है, माइनर के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो, लेकिन उसका स्पेशलिटी क्या है, माइनर का स्पेशलिटी क्या है? That he cannot bear loss. करेक्ट, अगर कुछ नुकसान हो गया तो वो ऐसा हाथ ऊपर कर देगा कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन उसके साथ ट्रांजैक्शन तुम कर सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा, नेगोशिएबल में भी पढ़ेंगे, सब जगह पढ़ेंगे कि तुम माइनर के साथ सब ट्रांजैक्शन कर सकता है, माइनर एजेंट भी बन सकता है, सब कुछ कर सकता है वो, लेकिन अगर लायबिलिटी आया तो माइनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो श्योरिटी है वो जो है वो माइनर नहीं हो, वो पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अगर श्योरिटी हिमसेल्फ इज नॉट अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर माइनर है प्रथमेश भी, तो फिर ये ट्रांजैक्शन ही वॉइड है, बिकॉज अगर ये पैसा नहीं भरेगा, वो भी नहीं भरेगा, तो हु इज गोइंग टू पे द मनी, सो द ट्रांजैक्शन इट सेल्फ इज वॉइड। सो द श्योरिटी हैज टू बी अ पर्सन who is a person competent to contract. A principal debtor can be a person who may be a person who is not competent to contract, and even if he is a minor or a person not competent to contract, even then that transaction will be a valid transaction, the guarantee will be a valid contract of guarantee. समझ में आया? Then if I am a surety, Prathamesh is a surety for Vansh, so when he is giving the guarantee, he has to know कि अगर पैसा नहीं आया तो मैं कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता, मेरा पैसा डूब जाएगा। हाँ, थर्ड पॉइंट, पीडी वाला पॉइंट रिपीट करो। पीडी प्रिंसिपल डेट वाला फर्स्ट पॉइंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ डेट इज, क्या बोला था तुम लोग को, लिखा है? नहीं, प्रिंसिपल डेट वाला पॉइंट में क्या? विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रिंसिपल डेट देयर कैन बी नो वैलिड गारंटी। प्रिंसिपल डेट है, वो डेटर नहीं है। अभी थर्ड पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लायबिलिटी। hyphen liability enforceable by law and not time barred. Liability enforceable by law and not time barred. कौन समझाएगा मेरे को टाइम बार्ड का मीनिंग? ये पढ़ा है लास्ट ईयर। नहीं, लिमिटेशन एक्ट है, ये भी पढ़ा है, अनएनफोर्सेबल, ऐसा लिमिटेशन का एग्जाम्पल दिया था, याद है? याद है? करेक्ट, लिमिटेशन एक्ट करके एक एक्ट है जो लिमिट करता है कि तुमको ऐसा ट्रांजैक्शन करने का है। मेरे पापा ने किसी को लोन दिया, वो इंसान ने रिपे नहीं किया, अभी मैं लॉयर बन गई, मैंने बोला मेरे को केस करने को मजा आता है, चलो मैं केस करती है, तो ऐसा चलता है? 20 साल के बाद केस किया तो नहीं चलता है। लिमिटेशन एक्ट जो है, करेक्ट, वेरी गुड हर्षिका, लिमिटेशन एक्ट जो है वो लिमिट करता है कि अगर तुम्हारा ये ट्रांजैक्शन हुआ है तो तुमको अगर केस करना है तो यू हैव टू डू इट विद इन दिस टाइम फ्रेम। डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप होता है तो 3 इयर्स का टाइम फ्रेम होता है, तो वंश ने पैसा नहीं भरा तो मेरे पास 3 इयर्स का टाइम है उसके ऊपर केस करने के लिए, या वंश ने अगर प्रथमेश को पैसा नहीं दिया, ही हैज 3 इयर्स टू फाइल अ केस। अगर 3 इयर्स में नहीं किया तो लिमिटेशन एक्ट बोलता है कि अभी टाइम बार्ड है, अभी तुम उस पर नहीं कर सकता है केस, तो टाइम बार्ड डेट नहीं होना चाहिए। जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी एनफोर्सेबल बाय लॉ होनी चाहिए, एंड सेकेंडली टाइम बार्ड नहीं होनी चाहिए, तो ही तुम कर सकता है, इज वन ऑफ द एसेंशियल्स।
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नो मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, बाजू में रेड स्टार मार्क करने का, नो मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, सेक्शन 142 एंड 143. हाइफन करके लिखेंगे गारंटी ऑब्टेन्ड, गारंटी ऑब्टेन्ड by means of keeping silence, guarantee obtained by means of keeping silence as to material circumstances or by misrepresentation or by misrepresentation is invalid. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे राइटिंग, अच्छा राइटिंग मत लिखो, लिख दो गारंटी में भी ओरल और रिटन, सिंपल. गारंटी में बी ओरल और रिटन. लास्ट पॉइंट लिखेंगे ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटीज, joining of other co-sureties, section 144. हाइफन करके लिखेंगे गारंटी नॉट वैलिड, गारंटी नॉट वैलिड if the other person, bracket में co-surety, if the other person, bracket co-surety does not join. ओके, सो वील एंड द लेक्चर योर टुडे. एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं, आज जो भी पढ़ा है बाद में घर पे जाके रिवाइज करेंगे. अपन ने क्या क्या पढ़ा कि एक है अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. इंडेमनिटी में क्या होता है, मेकिंग गुड द लॉस. तो अगर मेरा कुछ लॉस हो गया है तो सामने वाले ने मुझे बोला है कि अगर तेरा लॉस होता है तो वो मैं मेक गुड करूंगी, अगर वो मेरी वजह से हुआ है या कोई और इंसान की वजह से हुआ है तो आई विल मेक गुड द लॉस, इज व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. अगर भगवान की वजह से हुआ है, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है या एक्सीडेंट की वजह से हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं आएगा. यहाँ पे सिर्फ दो पार्टीज होती है, इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिफाइड. एक जो प्रॉमिस करता है मिस्टर ए कि अगर कुछ लॉस होता है तो मैं इंडेमनिफाई करूंगा, एंड एक है गवर्नमेंट जिसको प्रॉमिस किया है कि अगर कुछ लॉस होता है तो मैं वो ठीक करके तुमको दे दूंगा. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस आता है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जहाँ पे अगर कुछ लॉस होता है, फायर हो गई, शिप डूब गया, तो हम तुमको रीइंबर्स करेंगे अमाउंट. लेकिन लाइफ इंश्योरेंस उसमें पैसा मिलता है, लेकिन इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिकॉज वहां पे अपन वी कैन नॉट असर्टन अ वैल्यू टू द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. नाउ कमिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. गारंटी क्या बोलता है कि जब भी मैं किसी और के डेट के लिए अगर मैं गारंटी दे रही हूँ कि अच्छा ये पैसा भर देगा, देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. यहाँ पे तीन पार्टी होती है, एक होता है प्रिंसिपल डेटर जिसने डेट लिया है, एक क्रेडिटर जिसने डेट दिया है, पैसा दिया है, एंड थर्ड पर्सन है श्योरिटी जिसने अश्योरेंस दिया है कि अगर प्रिंसिपल डेटर तुमको नहीं भरता है देन इन दैट केस आई विल रीपे दी अमाउंट टू यू.
तो यहाँ पे श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर का जो लायबिलिटी है, द लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव, मतलब अगर प्रिंसिपल डेटर ने एक थोड़ा पैसा भर दिया है तो श्योरिटी हैज टू गिव ओनली द बैलेंस अमाउंट, प्रिंसिपल डेटर ने कुछ नहीं पे किया है तो श्योरिटी विल गिव द एंटायर अमाउंट, सो इट इज को एक्सटेंसिव, जितना प्रिंसिपल डेटर भर दिया उतना श्योरिटी नहीं पे करेगा, बाकी का अमाउंट वो पे करेगा। अगर प्रिंसिपल डेटर ने कहीं से अरेंज कर लिया पैसा, उसने बोला कि अच्छा मैं नहीं भर पाऊंगा कोई और तुझे दे देगा, अगर उसने अरेंज करके क्रेडिटर को दे दिया है, इवन इन दैट केस the surety will be liable only to the extent the amount has not been paid or arranged by the principal debtor। और कुछ भूल गए अपन? कौन सा लिखना है उसका एग्जाम्पल? ठीक है, लिखते हैं। थर्ड अपन ने फिर पढ़ा कि दो डिफरेंट टाइप, इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो खुद से पढ़ के आने का, ओके कल बताएंगे आप लोग मुझे क्या है। अभी दो टाइप का मैं गारंटी दे सकता हूँ, एक है स्पेसिफिक गारंटी, मतलब एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दे दिया है, मैंने उसको बोला ये अमाउंट दे दिया, उसको वो अमाउंट पे करना है, नहीं पे किया तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल पे दी अमाउंट, इट्स कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक गारंटी। Second is a continuing guarantee, मतलब it is for a series of transactions, it is not for a specific debt or a specific transaction, it is for a series of transactions, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस होते जा रहे हैं और मैं उसके लिए श्योरिटी है जब तक क्या नहीं हो जाता है, दरार नहीं हो जाता है। अगर दरार हो गया तो फिर उसके बाद अगर क्रेडिटर कुछ पैसा देता है टू द डेटर, then the creditor can recover that money only from the principal debtor and the surety is not liable because he has revoked द गारंटी। अगर रिवोक हो जाता है तो टिल द डेट ऑफ रिवोकेशन जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं दोज ट्रांजैक्शंस के लिए द श्योरिटी विल बी हेल्ड लायबल। वंस द गारंटी हैज बीन रिवोक्ड, उसके बाद अगर तुम फिर भी ट्रांजैक्शंस करते हो तो देन द श्योरिटी विल नॉट बी लायबल बिकॉज श्योरिटीज लायबिलिटी हैज बीन डिस्चार्ज। ठीक है, लास्ट पार्ट है अपना एसेंशियल्स। क्या है एसेंशियल्स? ये है कि एक प्रिंसिपल डेट होना चाहिए जो दिया है, लायबिलिटी एग्जिस्टिंग होना चाहिए, वो ऐसा नहीं हो कि टाइम बार्ड हो गया है या समथिंग विच इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल, अगर वैसा है तो अगेन द श्योरिटी इज नॉट लायबल। रिटन में होना जरूरी नहीं है, ओरली भी बोला चलो इसका गारंटी देता हूँ तो इवन दैट इज अ सफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट। You need to have consideration, the amount that the creditor is giving to the principal debtor is the consideration in the transaction and that is sufficient consideration for a surety to give that amount to the surety to give the guarantee for the amount that has been given by the creditor to the principal debtor। And the last part is कि co-sureties join होने चाहिए, अगर co-surety है तो they also have to equally contribute, हर एक को-श्योरिटी का इक्वल लायबिलिटी रहेगा फॉर दी अनपेड अमाउंट बाय द प्रिंसिपल डेटर। अगर कोई को-श्योरिटी है वो ऐसा एकदम शाना, वो बोला कि अच्छा मेरा लायबिलिटी खाली इतना है, अगर वो ऐसा खुद का लायबिलिटी रिस्ट्रिक्ट किया है तो देन दैट मच ही हैज टू पे एंड द बैलेंस विल बी इक्वली डिवाइडेड अमंग द प्रिंसिपल डेटर्स। एंड द लास्ट पार्ट इज कि अगर कंसीलमेंट हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, मेरे को श्योरिटी को मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई नहीं है, झूठ बोल के उसके पास से गारंटी लिया है, तो श्योरिटी का लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गया। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी कि कौन से मोड से श्योरिटी का लायबिलिटी डिस्चार्ज होता है, सो दैट वील स्टडी। यू वांट टू राइट डाउन द जॉइनिंग ऑफ को श्योरिटीज का एग्जाम्पल अपन ने लिखा है। एक्चुअली डोंट राइट इट बिकॉज पीछे आएगा पूरा को श्योरिटी के ऊपर वापस से एक करेंगे ये सेक्शन, तो तभी यू कैन राइट इट। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? रिवोक होएगा ओनली बिफोर डेट हैज बीन गिवन, एक बार पैसा दे दिया फिर तुम रिवोक नहीं कर सकते हैं, जब तक पैसा नहीं दिया है रिवोक कर सकता है। ओके, कल रिवाइज करके आना अच्छे से, जो लोग ऑनलाइन है आई होप टू सी यू गाइज टुमारो इन क्लास, तो आ जाना। हाँ 12:30 to 2:30, I'll just check with Ankush sir unless there is a different time तो we'll communicate but it will be same 12:30 या 1 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, so you 1 o'clock चलेगा खाली टुमारो ना? हाँ ठीक है, तो कल का दिन अपन एडजस्ट करेंगे। अच्छा एवरी थर्सडे, हाँ ठीक है। हाँ you will get tomorrow 1 or 12:30 we will communicate on the group PDF. I will ask Yadna to send it on the group. And any other question? No. हाँ notes I'll check, I'll just confirm because May 22 में बहुत सारे changes आए थे तो we have incorporated, तो वो थोड़ा लेट गया प्रिंटिंग में, तो वो आ जाएगा आपको।
देर इज नो ग्रुप. हाँ ओके, वी विल क्रिएट अ ग्रुप इफ देर इज नो ग्रुप. ठीक है. कैन इट बी प्लीज वन एज कॉलेज हैज लेक्चर्स. ठीक है.